रिवाइज कर रहे हैं, है ना, मेंस का जितना भी अपना सिलेबस है वो पूरा इन पेपर्स के थ्रू रिवाइज हो रहा है। और आपने ये कर लिया होगा एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर। ऑल्सो गो थ्रू द थ्योरी पार्ट, अगर कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो उसका थ्योरी बहुत थरली एक बार देख लें, ठीक है। और बाकी मैं रिवाइज कर ही रहा हूँ, ये रिवाइज कराना काफ़ी है एक्चुअली, ठीक है। आपको थ्योरी का नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये वीडियोस को देख लो तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इस कैटेगरी में पेपर 2 के अंदर है, अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में उसको 10 क्वेश्चन आंसर करने 13 में से। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन आंसर इफ़ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 3 ऑफ द फर्स्ट 5। तो पहले 5 मतलब कैटेगरी बना दी उसने बेसिकली कि 13 क्वेश्चन है, उसमें पहला पार्ट जो है उसमें आते हैं 5 क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें कितने हैं 8। अभी कह रहा है कि कितने अटेम्प्ट करने हैं अपने को 10, इनमें से 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक रेस्ट्रिक्शन ये है एटलीस्ट 3 ऑफ द फर्स्ट, यानी कि इन 5 में से कम 3 तो अटेम्प्ट करने ही है, और टोटल जो है फिर रिमेनिंग जो भी यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे उसके अलावा 10 अटेम्प्ट करें, इस हिसाब से अपन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाई 5 तो केस बना लेते हैं अपन। मान लो अपन ने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट का पेपर का जिसमें 5 क्वेश्चन है उसमें से लेट से अपन ने सेलेक्ट किए नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। तो क्योंकि अपने को टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करने 10, तो रिमेनिंग जो सेक्शन है वहाँ से कितने ले लेने चाहिए अपने को 7, ताकि टोटल 10 हो जाए। भाई ज़्यादा क्वेश्चन के तो अपन आंसर देंगे ही नहीं, ठीक है, क्यों फालतू में मेहनत करें, ठीक है। और अगर मान लो 3 से बड़ा नंबर क्या है 4, अगर पहले पार्ट से मैंने 4 लिए तो सेकंड पार्ट से पेपर को कंप्लीट करने के लिए 6 क्वेश्चन, या पहले पार्ट से 5 और अगले पार्ट से कितने हो जाएंगे 5। ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। कितने केसेस बन गए 1 2 3, या तो ऐसा करके मैं पेपर को समाप्त करूं, या ऐसा करके, या ऐसा करके। तो मैंने आपको समझाया था जब भी हमारी ज़ुबान पर या आता है कि या तो मैं पेपर को ऐसे कर लूँ, या मैं पेपर को ऐसे कर लूँ, या मैं पेपर को ऐसे भी दे सकता हूँ, तो या का मतलब क्या है प्लस साइन, ठीक है। और अगर ये पहला स्टेप है फिर ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, तो क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। तो केस 1 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई आपको 5 में से 3 सेलेक्ट करने, तो कोई भी 5 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 5C3। और सेकेंड स्टेप है कि रिमेनिंग 8 में से अपने को सेकेंड सेक्शन के 7 लेने पड़ेंगे। या तो पेपर में ऐसे दे दूँ, या पहले 5 में से अपन ने 4 सेलेक्ट किए, रिमेनिंग कितने हैं 8 हैं उसमें, वहाँ से कितने ले लिए 6 प्लस, या मैं पहले 5 में से ले लूँ 5 और दूसरे सेक्शन में कितने हैं 8, उसमें से ले लूँ 5, ठीक है 5C3। तो 5C3 का वैल्यू कितना होगा, हाँ 5C3 होता है 10, और 8C7 या 8C1 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। 5C4 कितना होता है 5, 8C6 कितना होगा 8C2 होगा, 7 8 56, 56 बाय 2 कितना हो जाएगा 28। 5C5 तो कितना हो जाएगा 1, 8C5, तो 8C5 आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। क्या, हाँ 8 आएगा। प्लस है ना, और यह कितना जाएगा 140 प्लस 7 8 56, ठीक है यार। तो ये कितना हो गया 136, तो ये कितना हो जाएगा 280 में 4 कम 276। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो क्लियरली दिख गया ए ऑप्शन है। ऑलराइट, एक और तरीका जो मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये तो था केसेस बना बना करके ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, ठीक है, मान लो अभी तुम्हें याद नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये तो याद है कि 10 क्वेश्चन करने हैं, पर ये याद नहीं है कि पहले में से इतने ही करने, मतलब इससे ज़्यादा करने, 3 या 3 से ज़्यादा करने। मान लो ये बात आपको याद नहीं रही, तो एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 10 क्वेश्चन को देने की, कि इससे 2 कर लें, इससे 8 कर लें। क्या ऐसा हो सकता है इससे 6 कर लें और इसे 4 कर लें, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये तो बात असंभव है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही सेक्शन में कितने हैं 5। या ऐसा हो सकता है कि इसमें से 1 कर लें और इसमें से 9 कर लें, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस सेक्शन में क्वेश्चन कितने हैं 8 में से आप 9 क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, इम्पॉसिबल है।
विच एक्चुअली मीन्स कि केवल जो बची हुई सिचुएशन है, यानी कि इन 3 के अलावा जो पॉसिबल सिचुएशन है वो क्या है 2 8, जिससे कि आंसर नहीं देना था। तो टोटल माइनस अगर अपन कर दें कि इस तरह से अपने को आंसर नहीं देना था, तो अपने को क्या पता चल जाएगा, जिस तरह से आंसर देना था। ठीक है, टोटल वेज कोई भी मैं 10 क्वेश्चंस लूँ, ठीक है, तो या तो क्या होगा कि फर्स्ट सेक्शन से 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, या तो ये होगा, या मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए फर्स्ट सेक्शन से वो कितने होंगे 2। आइदर आई अटेम्प्ट 3 और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन और आई अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन। अब टोटल जो पेपर देने के तरीके हैं वो क्या है कि 13 में से आपने कोई भी 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल 13 में से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे 13C10। ये तो अपना आंसर है। 2 पहले सेक्शन कितने क्वेश्चन है 5, वहाँ से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तरीका, और रिमेनिंग 8 8C8, तो 5C2 कितना हो जाएगा 10 प्लस आंसर, और 13C10 कितना हो जाएगा 13C3, यानी कि 13 इंटू 12 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा 143, 246 आ रहा है। 246 माइनस ये 14 का स्क्वायर है ना 296, 295 आ रहा है, सॉरी 195, 195 इंटू 2 कितना होगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 12 का स्क्वायर लिख रहा हूँ क्या, हाँ 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो 143 आ रहा है। 286 आएगा बेटे, 286 आ रहा है ना 286, तो ये लिखा हुआ है टोटल वेज टू अटेम्प्ट पेपर इज इक्वल टू आंसर प्लस 10 तरीके हैं पहले सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आंसर देने के, तो आंसर कितना हो जाएगा 276। ये भी एक ठीक तरीका है, देखो इसमें टाइम कम लगा है ना, दिख रहा है अपने को थोड़ा टाइम कम लगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये बात भूल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने क्लास में बताया था कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं एक एन साइडेड पॉलीगन के वो कितने होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड तो क्लियर है अपने को, एन साइडेड पॉलीगन की कितनी होती है एन, बहुत सिंपल। लेकिन जो डायगोनल होंगे वो कैसे बनते हैं, एन साइडेड पॉलीगन के डायगोनल कैसे बनेंगे भैया, आप एन साइडेड पॉलीगन की कोई भी 2 वर्टिसेस को जोड़ दो, तो कोई भी 2 वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लिया अपन ने। अब 2 वर्टिसेस को सेलेक्ट किया तो NC2 कितना हो गया, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट 2 वर्टिसेस। और हर एक जब आपने 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट किया या 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया तो उनको जोड़ने वाली कितनी लाइन है, 1। तो हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन पर अपने को क्या मिल रहा है, 1 लाइन। अब ये जो लाइन है ये 2 कैटेगरीज की हो सकती हैं, या तो वो पॉलीगन की क्या बनेंगी साइड, या वो पॉलीगन का क्या बनेंगे डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल और साइड कितनी होती है n, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NC2 माइनस n, ये मैंने क्लास में बताया था। हाँ भी, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मेजर्ड 150 डिग्री ईच, है ना। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला बताओ भी। ये इंटीरियर एंगल है ना जैसे हेक्सागन का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन साइडेड पॉलीगन एन पाई प्लस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, एन का वैल्यू 0 के लिए कितना आ रहा है, अरे सम नहीं, पूछा क्या है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पूछा है, और तुम पता नहीं क्या बता रहे हो। वो नहीं पूछा है, जो नहीं पूछा है वो क्यों बता रहे हो। अब जैसे आज बारिश हुई तो ये क्या बताना क्लास में, सर आज बारिश हुई है, हैं? या वो मोदी जो है वो इंडिया जो है आज बहुत ही रिमार्केबल डे है। खैर और भी रिमार्केबल डे आने वाले हमारे देश के इतिहास में। लास्ट ईयर हमने फ्रांस को ओवरटेक कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, फ्रांस अब 7th प्लेस पे, इंडिया 6th प्लेस पर है। ठीक है, आज की खबर थी
तो ये बताने का क्या पर्पज़ है? मैं पूछ रहा हूँ भाई कि क्या कहते हैं, ये इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। अगर एन साइडेड है रेगुलर पॉलीगन, बताओ भाई, एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का, देखो तुम्हें यही नहीं आता। अब ये चीज़ रिवाइज हो गई ना, तो फायदा हो जाएगा आपको एग्जाम में। बताओ क्या होता है? डिराइव कर लो ना, तो उसमें क्या हुआ? तुम तो भी पढ़े लिखे आदमी हो, है ना? कोई ऑटो थोड़ा चलाते हो, ऑटो या रिक्शा वाले थोड़ा ना हो, कोई मैस वैस थोड़ा ना चलाते हो तुम, कोई बावर्ची हो तुम, है? डिराइव कर सकते हो तुम तो। अरे डिराइव तो कर सकते हो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अच्छा, ये सेंट्रल एंगल क्या होगा? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? 2 पाई एन। और हमेशा सिमिट्री की वजह से ये जो रेखा है ये क्या होगा? इस पूरे एंगल का क्या होगा? बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा एंगल एक्चुअली में इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर है। सही बात है ना? तो ये पूरा एंगल किसके बराबर है? दिस प्लस दिस के। और दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 180 माइनस दिस। तो आ गया आपका आंसर 180 माइनस 2 पाई एन। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन क्या होता है? एन माइनस 2 पाई एन। हमेशा जब भी फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चेक कर लिया करो एन की सुंदर वैल्यू के लिए, जैसे 3 या 4। भाई एन की जगह 3 रखा ना, तो कितना आएगा? 180 माइनस 120 कितना होगा? 60। तो सही है, एन 3 मतलब ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितना आएगा? 60। एन 4 के लिए कितना आएगा? 90। 180 माइनस 90 कितना आ गया? 90। सही है, स्क्वायर का क्या होता है? 90। हाँ भाई, अब ये बोल रहा है कितना दे रखा है? 150। तो 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 इज इक्वल टू 360 बाई एन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 12। एन इज इक्वल टू 12। तो एन अगर 12 है तो अब अपन रेडी हैं सवाल को करने के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 12c2 माइनस 12। ठीक है, तो 12c2 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11/2 यानी कि 6 इंटू 11, तो आ जाएगा 66 माइनस 12 यानी कि 54। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना आंसर है। इफ m denotes the number of 5 digit numbers, if each successive digits are in their descending order of magnitude and n is the corresponding figure when the digits are in their ascending order of magnitude, then m minus n has the value। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m denotes the number of 5 digit numbers if each successive digit are in their descending order। एक एग्जाम्पल देना इस तरह का, 5 नंबर्स 5 डिजिट नंबर, ईच सक्सेसिव डिजिट आर इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। हर सक्सेसिव डिजिट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि कम होता हुआ। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका एग्जाम्पल देना। तो भैया कितने ऐसे नंबर होंगे जो है ना इस शक्ल के होंगे? ज़रूरी नहीं है ये 5 हो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है 8 हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि केवल एक की कमी आए, हो सकता है कि 2-3 की कमी आ रही हो बीच बीच में। हाँ, तो बताओ कैसे अपन गिने कि इतने नंबर कितने होंगे? डिजिट कौन कौन से होते हैं दुनिया में? कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 से लेकर के 9। ठीक है, 9 डिजिट, ये 10 डिजिट होते हैं। अब क्या करें? जीरो को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो?
अरे तो ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो, यहाँ पर कौन सा गिन रहे हो? ये गिन रहे हो पहले ये वाला गिन रहे हो? हाँ तो कितने बनेंगे, कैसे गिनोगे, कैसे उनको? बॉक्स तो ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन काफ़ी अलग है, ठीक है ना, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी अलग है। इसमें अपने को सोचना है जैसे 10 डिजिट हैं, सारे डिजिट क्या अलग अलग, तो अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा ना। आप एक बार कलेक्ट कर लो नंबर्स को, कलेक्ट 5 नंबर्स। मान लो आपने 5 नंबर्स को कलेक्ट कर लिया, 5 नंबरों का गुच्छा आपके पास आ गया, तो अरेंज तो एक ही तरीके से कर सकते हो ना, सबसे बड़ा इधर, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा इधर, तो रखने का तो एक ही तरीका होगा ना। हाँ तो कलेक्ट 5 नंबर्स, तो 5 नंबर कौन से कलेक्ट कर लें अपन? इन 10 में से कौन से 5 ले लें? भाई कोई भी 5 ले लो आप। 10 में से 5 नंबर सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 10c5। क्लियर है? अब इसमें कोई भी नंबर आए, मान लो आपके हाथ में आया 0 2 3 1 6, ये नंबर आए, तो आपका नंबर क्या बनेगा? 6 3 2 1 0, एक ही नंबर बना ना। तो सेलेक्ट और अरेंज करने का क्या एक ही तरीका, मल्टीप्लाइड बाय 1। ये तो क्या हो जाएगा अपना सक्सेसिव डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, एम आ रहा है ना। हाँ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसमें क्या करना पड़ेगा? 0 का लफड़ा पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश। तो क्या कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट फिर? बिल्कुल सही, सही बात है ना, इसमें 0 का टंटा पड़ेगा। अगर आपने मान लो इनमें से सेलेक्ट किया और मान लो आपके हाथ में नंबर आ गए, आपका कलेक्शन आ गया 0 1 3 5 2, मान लो ये आ गया, और अब आपने इनको अरेंज किया इस तरह से कि सबसे छोटा पहले आए, तो आपका 0 जो है टंटा कर देगा ना, वो तो 5 डिजिट का नंबर रहेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन 10 नंबरों में से, जिन 10 डिजिट में से आप 5 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो डिजिट में क्या है 0 नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में 0 को हटा दो, आप नंबर लो ही मत, क्योंकि जैसे ही 0 आएगा उसे आपको यहाँ पर रखना पड़ जाएगा। तो डोंट इंक्लूड 0 इन योर ऑप्शंस ऑफ सेलेक्टिंग। सेलेक्ट जिनसे कर रहे हो उनमें 0 रखना ही नहीं अपने को। तो कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं अपन? 1 2 3 9, और इनमें सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 9c5। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9c5, क्योंकि अरेंज करने का तो क्या एक ही तरीका है। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद तो आप अपनी भी नहीं सुनोगे, है ना। अरेंज करने का तो एक ही तरीका आएगा, 9c5। अब क्या पूछ रहा है? m-n, यानी कि पूछा है इसने 10c5 माइनस 9c5 का वैल्यू। तो अपने को एक चीज़ पता है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ R है ना, ये और ये सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं, दिख रहा है। 10c5 माइनस 9c5 कितना हो जाएगा? 9c4। तो यह आ जाएगा 9c4, है ना। n का वैल्यू क्या है अपना? 9, और r का वैल्यू कितना है अपना? 5। और 9c5 और 9c4 तो इक्वली होते हैं, NCR NC n-r बराबर होते हैं। कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, तो आएगा 9 8। अच्छा 9c5 ही दिया हुआ है, तो आगे आंसर कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, इसने ऑप्शन में दे दिया 9c5। ठीक है, तो बॉम्बे ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना हमेशा कि पहले ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कलेक्शन एंड देन यू मल्टीप्लाइड। अरेंज करना क्या होता है? कलेक्ट और वेज टू मल्टीप्लाइड बाय वेज टू अरेंज कलेक्शन। पहले हमने कलेक्ट किया, अगर टोटल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कार्रवाई क्या होती है कि हम कलेक्शन डिसाइड कर दें कि कलेक्शन बनाने के कितने तरीके हैं। फिर अगली कार्रवाई क्या होती है कि अब ये जो कलेक्शन मेरे हाथ में उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, और इस तरह से हम टोटल अरेंजमेंट्स निकालते हैं। 7th क्वेश्चन, 1 + x + x² की पावर 25, इधर रखा है a0 + a1x + a2x² डैश डैश से लेकर के a50 × x⁻50।
अपने से पूछा है, ये भाई बाइनोमियल का सवाल दिख रहा है अपने को, है ना, A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A50 कोफिशिएंट है ये कौन से कोफिशिएंट है, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि ऑडेथ पोजीशन पर आने वाले या x की इवन पावर आने वाले कोफिशिएंट हैं। तो मैंने बताया था आपको, जब भी अपन x की इवन पावर या x की ऑड पावर्स के कोफिशिएंट को ऐड करके मतलब का सम करना चाहें, अपन एडिशन चाहें, तो आप उसके लिए क्या करो, x की जगह एक बार 1 रखो, एक बार -1 रखो। हाँ भाई, इसमें x की जगह रख दिया अपन ने 1, कितना आ जाएगा 3 की पावर 25। यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो कितना आएगा, A0 प्लस A1 प्लस A2 डैश डैश A50। एक बार x की जगह -1 रख दिया तो कितना आएगा, 1 - 1 0 1, 1 की पावर 25 कितना आ जाएगा 1, और -1 रखने पर क्या होगा -1, और इवन पावर में -1 की इवन पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर प्रकट होगा A0 -A1 प्लस A2 डैश डैश और प्लस A50, और अपन ने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दिया। ऐड करें कितना आएगा, 3 की पावर 25 प्लस 1, और राइट साइड आएगा ट्वाइस A0 ट्वाइस A2 प्लस ट्वाइस ऑफ A50। क्या पूछा इसने, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन ने लिख दिया 3 की पावर 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है। अब इसने पूछा है कि भाई ये ऑड है, इवन है, क्या है, तो क्योंकि अपने को क्या ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा 3 का, या तो आप 3 का बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिख लो, एक तरीका 3 को लिख लो 1 + 2 की पावर 25, ऐसे करके आप टिप्पणी दे पाओगे, और या दूसरा आइडिया दिमाग में आता है कि 4 - 1 की पावर 25। फिर कोशिश अपनी यही रहती है कि या तो +1 के साथ या -1 के साथ, x + 1 या x - 1 जैसा अपन एक्सपेंशन लिखें, दोनों ही काम के, दोनों से अपना काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार इससे लिख करके देख लेते हैं, तो आएगा 1 + 25 C1 2 25 C2 इंटू 2 का स्क्वायर डैश डैश, और आखिरी में आएगा 2 की पावर 25 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। अब भाई ये 1 + 1 कितना आएगा 2, और क्या पूछा इसने, इवन है। ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है इससे, है ना, बताने में। ऐसा करते हैं एक बार 4 - 1 करके लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या -1 की पावर जो ऑड है वो इससे कट जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा। तो आएगा 4 की पावर 25 माइनस 25 C1 4 की पावर 24 प्लस 25 C2 4 की पावर 23 डैश डैश, और आखिरी में कितना आएगा -1 की पावर 25, वो कितना हो जाएगा -1, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर +1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब ये 1 और ये 1 तो कट गया, और बाकी तो पट 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 दिख रहा है अपने को। ये चीज़ क्या है, हर एक में 4 की कम से कम 1 पावर आ रही है, तो हर एक में यहाँ से यहाँ तक अगर हर एक में 4 की कम से कम 1 पावर आ रही है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4 की कम से कम 1 पावर 4 लैम्डा अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, यानी कि ये निश्चित रूप से क्या है, इवन नंबर। अब ऑप्शन देखते हैं एक बार, भाई तो सभी गलत हो जाएंगे, ऑड 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 बोल रहा है ये नंबर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो हमेशा जो है थोड़ा सा अपनी चतुराई से जो है जानने की कोशिश किया करो कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है तो कैसी सिचुएशन में किस तरह का एक्सपेंशन लिखना चाहिए। जैसे फिलहाल इसमें +1 था और अपॉन 2 था, तो ज़्यादा बेटर सिनेरियो कहाँ से प्रकट होगा, 4 - 1 से ज़्यादा बेटर आ रहा है। हाँ, उससे भी आ जाता पर उससे बहुत ही क्लियर कट आ रहा है। द एक्सप्रेशन 1/√4x + 1
और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2 के एंटायर का पावर 7 माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2 के एंटायर का पावर 7 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री। अच्छा, एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री दिस। तो भाई बताओ, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, है ना। ये 2 तो आप बाहर निकाल लो सबसे पहले, 2 की पावर 7 अपन ने चतुराई से बाहर निकाल लिया ऐसा। और अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 7 माइनस 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 7। ठीक है, ये बचा। अब इसमें अपने को क्या करना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7c1 इंटू अल्फ़ा प्लस 7c2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर डैश डैश 1 बाय अल्फ़ा माइनस इसका एक्सपेंशन लिखा 1 माइनस 7c1 इंटू अल्फ़ा प्लस 7c2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर डैश डैश, ऐसा लिखा हुआ है भाई। ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो इसमें क्या क्या बचेगा, अल्फ़ा ये बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अगेन क्या है, कट जाएगा। तो कितने डिग्री के टर्म बचे, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा की पावर 5 और अल्फ़ा की पावर 7 आएगा क्या, हाँ आएगा, अल्फ़ा की पावर 7। एक बार फिर लिखते हैं इसको, 1 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू अल्फ़ा। ये अल्फ़ा नहीं आएगा ना, ये 2 बार लिख दिया अपन ने, है ना, 2 बार लिखा था। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ट्वाइस ऑफ 7c1 अल्फ़ा 7c3 अल्फ़ा क्यूब, शाबाश, 7c5 अल्फ़ा की पावर 5 7 अल्फ़ा की पावर 7। ठीक है। अच्छा, एक अल्फ़ा काट देते हैं अपन और एक 2 काट देते हैं, तो आ रहा है 1/2 की पावर 6 और ये आ जाएगा 7c1 7c3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर 7c5 इंटू अल्फ़ा की पावर 4 7c7 इंटू अल्फ़ा की पावर 6। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अब क्या पूछा है, इस पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री अल्फ़ा। अब अपन याद करते हैं अल्फ़ा कितना था, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1। तो मान लो यहाँ पर रखा अंडर रूट 4x प्लस 1, तो ये क्या पिक्चर बन जाएगी भाई, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4x प्लस 1 का क्यूब और 7c7 कितना आ जाएगा 1, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 6। अब फिर से इस पर गौर फरमाते हैं, द एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर दिख रहा है आराम से कि x की पावर 3 आएगा और वो किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि x की पावर 3 और कहीं नहीं है। तो डेफिनेटली x की पावर 3 ज़रूर आ रहा है, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। कितना आएगा 64, और ये भी मेरे ख्याल से 64 ही लिखा है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्चुअली में कितना आएगा 1। तो ठीक है, पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है ये, 3 डिग्री का। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन से अपन ने ये सीखा कि जब भी कोई बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ सा टर्म दे रखा हो, तो आप उसको जो है ना सिंपल टर्म में टी या अल्फ़ा ऐसा कुछ मान लो, और बिल्कुल एंड में जाके आप सिंप्लीफाई करो, ताकि कैलकुलेशन में एरर ना आए, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स के एंटायर का पावर 10। द बाइनोमियल कोफिशिएंट विच डज नॉट कंटेन एक्सेस। ठीक है, तो अगेन इसमें भी क्या है, ज़्यादातर बाइनोमियल के सवाल जो IIT में आए हैं
वो जो स्टार्टिंग में इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो थे बेस्ड अपॉन सिंप्लीफिकेशन। ये भी आईआईटी में आया हुआ सवाल है, पिछला वाला सवाल भी आईआईटी में आया हुआ था। तो इस टाइप के सवाल जो है आते हैं और इसमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो फटाफट देखो, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर और लिखा है ए बी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो ऊपर क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये वाला फैक्टर तो आता ही है, तो क्या बचा है, ए प्लस बी। ये लिखा है एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और लिखा है एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर। ये लिखा है माइनस, भाई ऊपर जो है क्या लिखा है, ऐसे सोच लो, रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स इसमें कॉमन लेके कितना आएगा, रूट एक्स माइनस 1। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख लिया अपन ने, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे रूट एक्स कॉमन लेके आएगा, रूट एक्स माइनस 1 की पावर लिखा हुआ है 10। अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको सिंप्लीफाई करने में। अच्छा, ये तो फॉर्मूला पता ही है, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ये गॉन, तो आएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 रेस टू पावर कितना है, 10 है। अब यहाँ पर देखो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 और ये 1 कट गया, तो कुल मिला के कितना बन रहा है, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर 10। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पावर 10 जो है, अब बोल रहा है डज नॉट कंटेन, तो मैंने आपको सवाल कराए थे ऐसे, इस तरह के सवाल में क्या है, बेसिकली डज नॉट कंटेन का मतलब क्या है, बाइनोमियल में x की पावर 0 देखना है अपने को। तो मान लेते हैं लेट कि 10c r के जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो टर्म है जहाँ पर x का कोफिशिएंट, x का पावर जो है 0 आ रहा है, तो आएगा x की पावर 1/3 की पावर आएगा 10 माइनस r मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर माइनस 1/2 रेस टू पावर आ जाएगा r। केवल x की पावर पर फोकस है अपना, तो x की पावर ये और ये दोनों पावर ऐड होंगी, दोनों पावर को ऐड कर दिया अपन ने, तो ये पावर ऐड करके कितना आ जाएगा, 0। तो 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2 इज इक्वल टू 0। 10/3 इज इक्वल टू भाई कितना आएगा, r/3 ये कितना जाएगा, 5r/6। भाई ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो r का वैल्यू कितना दिख गया अपने को, 4, ठीक है, r इज 4। क्या पूछा है इसने, इन द एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन 10c4 आएगा। एक बार प्लस माइनस जरूर देख लेना, खैर माइनस है, हाँ क्योंकि r 4 है, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। तो 10c4 आंसर है ना, 10c4 या 10c6 एक ही बात थी, ठीक है। ठीक है भी, तो ध्यान रखो कि जब भी बाइनोमियल में खूब सारा ये रायता फैला हुआ है, तो आप पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि बाइनोमियल चैप्टर का मतलब यही था कि बाई यानी कि 2 टर्म, केवल 2 टर्म आती हैं, तो सिंप्लीफाई करके आ भी रही है 2 टर्म। कोफिशिएंट ऑफ अल्फा रेज टू पावर t इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगेन ये भी वैसा ही सवाल है कि अपन पहले इसको सिंप्लीफाई करें और बाद में अपन मुद्दे की बात पर आएँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे डिटेक्ट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अल्फ़ा प्लस पी की पावर m-1, अल्फ़ा प्लस पी की पावर m-2 इंटू अल्फ़ा प्लस क्यू, अल्फ़ा प्लस पी की पावर m-3 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर डैश डैश से लेकर के अल्फ़ा प्लस क्यू की पावर m-1। अल्फ़ा माइनस क्यू नहीं है, पी क्यू नहीं है, इज़, तो अल्फ़ा की पावर टी का कोफिशिएंट बताना है अपने को। हाँ भी बताओ, कैसे बताओगे, पहले क्या करेंगे इसको, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस,
अरे मेरे बेटे एक्सपेंशन होता तो क्या है, यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट आते ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो नहीं आ रहे ना यहाँ पर, तो एक्सपेंशन नहीं लिखा है। अरे प्रभु जीपी लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखा, जीपी लिखा हुआ है। ये है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो बताओ। अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी, ये है कॉमन रेशियो। तो भाई जीपी का पहले सम लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बताओ भाई इस जीपी का सम, जीपी का सम क्या होता है, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस वन। ठीक है, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन, ये होता है जीपी का सम, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने ऐसा किया, पहले तो एलसीएम ले लिया यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर, तो अल्फा प्लस क्यू की पावर बन जाएगा m, आराम से दिख रहा है। तो इधर एलसीएम लेके आएगा अल्फा प्लस पी की पावर m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस पी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम लेके आएगा q माइनस पी अपॉन अल्फा प्लस पी, ये और ये गॉन। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस क्यू की पावर m माइनस अल्फा प्लस पी की पावर m डिवाइडेड बाय q माइनस पी। क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा रेज टू पावर t इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होगा इन द एक्सपेंशन, तो भाई q माइनस पी तो कांस्टेंट है, तो आप उसमें कोफिशिएंट ढूंढो चाहे इसमें कोफिशिएंट ढूंढो, बात तो बराबर ही है, दोनों टर्म्स क्या है, एग्जैक्टली सेम है, एक ही चीज़ तो है, बस अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अल्फा की पावर टी, तो अपन ऐसा करें कि अल्फा की पावर टी का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ निकालें और अल्फा की पावर टी का कोफिशिएंट अपन यहाँ निकालें। ठीक है, और क्या कर दें फिर अपन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में निकाल लेंगे अपॉन क्यू माइनस पी, इसके एक्सपेंशन में निकालेंगे अपॉन क्यू माइनस पी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटे बताओ इसके एक्सपेंशन में अल्फा की पावर टी का कोफिशिएंट क्या आएगा, एम सी टी आ जाएगा ये, और अल्फा की पावर टी और क्यू की पावर कितना आएगा, एम माइनस टी, ये इस तरह से आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, क्यू माइनस पी, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ कितना आएगा, एम सी टी और अल्फा की पावर टी और क्या आएगा, पी की पावर एम माइनस टी डिवाइडेड बाय अगेन क्यू माइनस पी। तो अल्फा की पावर टी तो भूल जाओ क्योंकि ये तो इसी का कोफिशिएंट है। ऑप्शन देखो, क्यू माइनस पी आ रहा है अपने में, हर जगह पी माइनस क्यू है, तो नेगेटिव कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एम सी टी ये वाला टर्म, पी की पावर एम माइनस टी, और ये आएगा माइनस के साथ एम सी टी क्यू की पावर एम माइनस टी अपॉन पी माइनस क्यू। क्लियर, बी ऑप्शन, एम सी टी पी की पावर एम माइनस टी क्यू की पावर एम माइनस टी, सही है। तो बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा। भाई कलकत्ता में, दिल्ली में क्या खराबी थी, प्लस आ रहा है, दिल्ली में प्लस आ रहा है, तो बी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है भी, तो सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई करना होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इस सवाल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या है कि आप पहले कोई भी एक टर्म लिख लो, ठीक है, जनरल टर्म, फिर जनरल टर्म में अपने आप से सवाल करो कि आर का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, वो केसेस बनाओ, उससे आ जाएगा आपका। तो अपन ने लिखा 100 सी आर √2 की पावर 100 माइनस आर, 3 की पावर कितना है 1/4 और इसका एंटायर पावर आर। रैशनल, तो एक बार अपन ने देखा ये बन रहा है 2 की पावर
100 माइनस आर बाय 2 और ये बन रहा है 3 की पावर आर बाय 4। अब देखने वाली बात ये कि रैशनल के लिए ये भी होना चाहिए रैशनल और ये भी रैशनल। ऐसा हुआ ना कि अगर 3 की पावर कितना आया, इंटीजर नहीं आया, 3 की पावर 1/4, 5/4, 3 की पावर 91/4, ये सभी नंबर क्या है, इर्रेशनल। 2 की पावर 99/2 क्या है, इर्रेशनल। 2 की पावर 97/2 क्या है, इर्रेशनल। 2 की पावर 3/2 क्या है, इर्रेशनल। तो यानी कि r जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन। और यहाँ पर r आराम से दिख रहा है क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। एक बार r की बाउंडेडनेस देखते हैं, r का वैल्यू क्या होता है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। r की वैल्यू क्या होगी, 0 से 100। अब इसमें एक और बात सोचने की है कि अगर r में 4 का मल्टीपल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या आ जाएगा, ये तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। अगर ये रैशनल है तो ऑटोमेटिकली ये भी रैशनल हो जाता है। तो r का वैल्यू क्या 0 आंसर है, क्या 4 आंसर है, क्या 8 आंसर है। सबसे बड़ा r बताओ। अरे 100 नहीं आएगा क्या, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। तो देख लो ये r की जितनी वैल्यू है उतने ही कितने हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। तो 0, 4, 8, 100 ये कितने टर्म लिखे हुए हैं, 26 लिखे हुए हैं। ठीक है, शाबाश। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितने आ गए, 26 है। ये बी ऑप्शन अपना आंसर है। सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब क्या करना है, रैशनल नंबर्स को जोड़ना है। एक ही टाइप के सवाल है क्योंकि क्या है, एक ही चैप्टर के सवाल है। ठीक, हाँ। तो क्या करें इसमें, बाइनोमियल एक्सपेंशन वही कितना आएगा, 12CR 3 की पावर 1/4 की पावर 12 माइनस R 4 की पावर 1/3 की पावर क्या है, R। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस R/4, ये 3 की पावर है, और 4 की पावर कितना आएगा, R/3। सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स। तो यहाँ पर दिख रहा है अपने को क्या, R की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 क्या रैशनल है, इर्रेशनल है। 4 का क्यूब रूट रैशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। तो यहाँ पर 4 की पावर 10/3 रैशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि R का वैल्यू जो हो सकता है 0 से लेकर के 12 के बीच में, इसको रैशनल बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा या तो 0 ले लें, या 3, 6, 9, 12 है ना, ये नंबर ले लें अपन। मान लो आपने 0 ले, चेक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि चेक करके तो पता चलेगा ये जो नंबर है वो उस समय पर क्या हो रहा है। तो r = 0 है तो ये कितना आ जाएगा, 1। r 0 के लिए सही है, 27 आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट। इसके लिए पूरा रैशनल आ रहा है। 3 के लिए कितना आ जाएगा, सही है। 3 के लिए गड़बड़ हो रहा है ना, ये नंबर इंटीजर नहीं आ रहा। भाई ऐसा होना चाहिए ना, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो तीनों तो ऐसे डायरेक्ट ही दिख गया। भाई कौन सा नंबर है जो 3 का और 4 का मल्टीपल है, जो 12 है, 12 का मल्टीपल, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो बाकी ये 6 और 9 नहीं आएंगे, कितना आएगा, 0 और 12। एक बार लिख लो एक्सपेंशन 0 के लिए कितना आएगा, 12C0 3 की पावर 3, 4 की पावर कितना आएगा, 0, और 12 के लिए 12C12 3 की पावर 0, 4 की पावर 4 आ रहा है। ठीक है ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 27 अपना, और 16 का स्क्वायर ये आ गया अपना 256। तो आंसर आ गया अपना 283 लग रहा है मेरे को, है ना, 283 ये अपना आंसर है। नेक्स्ट इज सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस is of the form 2 की पावर n plus r s n square plus t multiplied by n plus u for all n belonging to set of natural number the value of r plus s plus t plus u is equal to। हर एक नेचुरल नंबर के लिए बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये आइडेंटिटी है। ठीक है, जो भी चीज़ है ये आइडेंटिटी है, हमेशा बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की जो फंक्शंस हैं उनके कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं, कंपेयर। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इधर से जो क्वाड्रेटिक आ रहा होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या कर देंगे, s। लीनियर का कोफिशिएंट क्या कर देंगे, t। एब्सोल्यूट टर्म u,
और एक्सपोनेंशियल पार्ट आ रहा होगा कुछ, है ना, देखते हैं। The sum of first n terms of the sequence is of the form। भाई इसमें ये जो टर्म है ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, kth टर्म, ठीक है ना। k की जगह 1 रख करके देखोगे ना, तो k की जगह 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिख गया, ये k1 के लिए, k2 के लिए, k3 के लिए, k के लिए। तो इसको लिख लो, इसको, ये क्या है, kth टर्म है ना, तो t k को सिंप्लीफाई किया, कितना आ रहा है बताओ। टी के अपने आप में खुद क्या है, टी के अपने आप में खुद एक जीपी है। जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, लगाओ। टू की पावर लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये फॉर्मूला याद कर रखा है मैंने। तो कितना हो गया, 2 की पावर k -1। ये अपना आ गया k टी के आ गया। अभी क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि इसका क्या करना है, t1 + t2 + t3, यानी कि इसका सिग्मा करना है। और k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n, पहले n टर्म्स का सिग्मा। तो दो पार्ट्स में बांट लिया, ये माइनस ये का सिग्मा क्या होगा, इसका सिग्मा माइनस इसका सिग्मा, तो आएगा सिग्मा ऑफ k = 1 से n, 2 की पावर k -1 का सिग्मा, k का वैल्यू 1 से n, 1 का सिग्मा कितना हो जाएगा, n। और ये अगेन क्या बन गया, जीपी। जीपी में लास्ट टर्म देखो कितना आ रहा है, 2 की पावर n, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2। तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, तो कितना आ गया, 2 की पावर n + 1 -2 -n, ये आ रहा है। अब इसको अपने कंपेयर कर लिया इससे, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है वो ये रहा। तो कंपेयर करके r का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, 1। भाई क्वाड्रेटिक टर्म तो नहीं आ रहा, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। लीनियर n का कोफिशिएंट है ना, लीनियर n का कोफिशिएंट है t आ रहा है -1, और उसके अलावा एब्सोल्यूट टर्म है ना, यानी कि u, तो एब्सोल्यूट टर्म u ये कितना आ रहा है, -2। अब क्या बोला इसने, r प्लस, इन्हीं का सम करना है, तो 1 + 0 -1 और -2 कितना हो जाएगा, -2, तो वैल्यू आ जाएगा -2 है ना। डी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को जो है आप, जब आपका सम आ गया तो आप n की वैल्यू रख रख करके भी देख सकते हो। जैसे आपका जो tn था, सम था sn, वो क्या था, ये था ना, ये था, है ना, sn ये था। तो आप इसमें n की जगह 1 रख करके देख सकते थे, बराबर कर सकते थे। n की जगह 1 2 3 4 इस तरह से भी रख के देख सकते थे। आइडेंटिटी है, इसलिए n 1 2 3 4 के लिए भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x दे रखा है अपने को -1 से 0 यूनियन 0 से 1, fx दे रखा है अपने को n 0 से लेकर के n, x की पावर n -1 की पावर n + 1/2। द फंक्शन fx इज इक्विवेलेंट टू अ रैशनल फंक्शन, है ना। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, जब भी सीक्वेंस दे रखा हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लिखा हुआ है, किस टाइप का पैटर्न है, तो आप हमेशा उस सीक्वेंस के 3-4 टर्म लिख करके देखो, आपको थोड़ा तो आइडिया लगेगा ही कि वो सीक्वेंस क्या है। अगर आपने नहीं लिखा 3-4 टर्म तो आप नहीं जान पाएंगे कि वो AP है या GP है, या कुछ उसमें कोई कोरिलेशन है, या AGP आएगा, है ना, जो भी है। चलो जो n 0 रखो, इसमें n 0 रख करके देखो बेटे, क्या बन रहा है बेटे,
एन जीरो के कितना आएगा 1, माइनस 1 की बार 0 भी कितना आएगा 1। अब इसमें 1 रख दो बेटे, 1 रख के कितना आएगा x, और यहाँ पर कितना आ रहा है पावर माइनस x। एन की जगह रख दिया अपन ने 2, तो 2 रख के कितना आएगा 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 3, माइनस 1 की बार 3 क्या आएगा माइनस, तो माइनस आएगा एक्स स्क्वायर। 3 रख के देखा, 3 4 12, 12 बाई 2 कितना आएगा 6, माइनस 1 की बार 6 कितना आएगा 1, तो यह आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब। फिर अपन ने क्या रखा 4 5 20, 20 बाई 2 कितना आएगा 10, फिर अपन ने रखा एक्स की पावर 5, तो 5 6 30 15 नेगेटिव आएगा। तो अपने को एहसास हो गया बेसिकली कि क्या हो रहा है कि यहाँ से देखो ये दोनों नेगेटिव क्यों आए, क्योंकि 2 3 3 4 वो क्या है केवल इवन है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 3 और 3 4 क्या है 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल है केवल। तो ये नंबर क्या आ गए ऑड, और 3 4 4 का मल्टीपल है, 4 5 4 का मल्टीपल है, पर 5 6 4 का मल्टीपल नहीं है, और 6 7 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो बार बार क्या हो रहा है कि 4 के मल्टीपल कितने कदम के बाद आते हैं 2 2, क्योंकि लगातार मल्टीपल है ना, तो कोई बार तो क्या है 4 का मल्टीपल नहीं फंसता, फिर 4 का मल्टीपल, फिर 2 नंबर आएंगे जो 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स की पावर 6। इस तरह से पैटर्न बन रहा है। अब इसका सम कैसे करें अपन, ये तो जीपी जैसा नहीं लग रहा, पर अपन ने क्या किया यों किया, यों। तो यों करने से क्या हुआ कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। अभी अगर अपन केवल इसको देखें तो क्या इसमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं है। लेकिन अगर पहला तीसरा पांचवा सातवां टर्म देखें तो हाँ इसमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो रहा है, इससे जीपी सेट होने का उम्मीद बंध रहा है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6, क्या ये जीपी है, हाँ है। और जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सम कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब इसको देखो, जब यों किया तो अब यों भी कर लेते हैं, है ना, यों कर लेते हैं ऊपर। तो यों किया तो देखो अगेन ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो वही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स, और कॉमन रेशियो है एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा अपना आंसर। ठीक, ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट टाइप से फैक्टोरियल से रिलेटेड। भाई फैक्टोरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने का भी एक शानदार तरीका होता है, ट्रिक होती है। तो वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी पहले एक बार। तो जनरल टर्म तो लिखना ही है अपने को, लिखवाना जरा जनरल टर्म। ये लिखा हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, r स्क्वायर हर जगह क्या है 1 1 है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है r फैक्टर। अब जैसे अपन ने r स्क्वायर को देखा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि r स्क्वायर को है ना, r स्क्वायर्स को अगर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फैक्टोरियल को अपन बड़ा कर सकते हैं। यानी कि कैसा फैक्टोरियल ला सकते हैं अपन, r प्लस 1 r प्लस 2 फैक्टोरियल जैसा। तो क्वाड्रेटिक से दिमाग में आया कि r से ऊपर अगर अपने को जाना है, r से ऊपर अगर अपने को जाना है तो क्या करना चाहिए अपने को, r प्लस 2 r प्लस 1 करना चाहिए, ताकि ये नंबर मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाए r प्लस 2 का फैक्टोरियल, और इन दोनों से क्या आ रहा है r स्क्वायर आ रहा है। अब बची हुई चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा r स्क्वायर, 2r प्लस r कितना आएगा 3r, तो 3r की सेटिंग कर ली, और 2 आ रहा है 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पर क्या कर दिया -1।
ऐसे लिख लिया, काहे लिख लिया, ताकि ये इंटू ये लपक के क्या आ जाए, r+2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, r+2 का फैक्टोरियल। ये थोड़ी चिंता कम हुई। फिर यहाँ पर क्या है, लीनियर है, तो लीनियर में हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ किसकी सेटिंग करनी चाहिए, r+1 की। तो -3 के साथ लिख लिया अपन ने r+1। बेटे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -3 है ना, तो क्या करना पड़ेगा, +3। तो +3 कर दिया अपन ने, इंटू क्या है, r का, अच्छा ये तो कर ही चुके हैं अपन, है ना। ठीक है, ऑल राइट। अब ये इंटू ये कितना हो जाएगा, r+1 का फैक्टोरियल। तो लिखा है सिग्मा r = 1 से n r+2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा -3 इंटू r+1 का फैक्टोरियल, और ये कितना आ रहा है, +2, 2 इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ये चीज़ कितनी आ रही है, सिग्मा r = 1 से लेकर के n r+2 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल। ऐसे कर ले अपन, ऐसा क्यों किया, ताकि ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, और बाकी जो बचा है ना वो क्या बचिए, 2, तो माइनस करके लिख सकते हैं 2 इंटू r+1 का फैक्टोरियल माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे करके अपन ने बना लिया, ताकि इन दोनों में क्या हो, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, और इन दोनों में भी क्या होगा, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन। -2 उसके बाहर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें ना, तो सबसे छोटा टर्म कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, और सबसे बड़ा टर्म कितना आएगा, n+2 फैक्टोरियल यहाँ पर। या लिखना चाहो तो लिख लो, r = 1 के लिए कितना बन रहा है, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, डैश डैश, n+2 का फैक्टोरियल माइनस n+1 का फैक्टोरियल। ऐड किया, गॉन गॉन गॉन, तो क्या बन गया, n+2 का फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये वाले पार्ट को लिखा, -2 मल्टीप्लाइड बाय r की जगह लिखा 1, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, -2 इंटू 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, डैश डैश, -2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ये गॉन 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 गॉन, एक तो ये बच जाएगा, और एक माइनस इंटू माइनस +2। तो अगर देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है -2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1 या 1 का फैक्टोरियल एक ही बात है भाई। ये आ जाएगा +2 और ये आ रहा है -2, तो +2 -2 कट जाएगा, तो आ रहा है n+2 का फैक्टोरियल -2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। अब आंसर दे रखा है अपने को फैक्टोरियल की टर्म में, तो दोनों इस पहले वाले को ऐसे लिख सकते हैं, n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल -2 इंटू, तो n+1 का फैक्टोरियल तो क्या आ गया, कॉमन, और n+2 -2 कितना हो जाएगा, n। ठीक है, तो n इंटू आ रहा है n+1 का फैक्टोरियल। बॉम्बे ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है। ठीक, तो ध्यान रखना, जब भी 2 डिग्री टर्म आए तो अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल में 2 ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 बड़ा फैक्टोरियल क्रिएट किया जा सकता है। लीनियर है तो एक बड़ा फैक्टोरियल क्रिएट किया जा सकता है, और फिर ऑटोमेटिकली आपका क्या मेथड ऑफ डिफरेंस बनता चला जाएगा, कैंची कटती चली जाएगी, और स्टार्टिंग का एक टर्म और आखिरी का एक टर्म आपका बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द rth टर्म ऑफ द सीरीज इज 1 + x + x² से लेकर के x की पावर r-1, ये rth टर्म है। तो rth टर्म अपने आप में खुद एक क्या लिखा है, gp लिखा हुआ है, तो निकालो gp का सम निकालो। rth टर्म क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करो,
तो टी आर, rth टर्म यानी कि टी आर ऑफ द टर्म इज लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। ठीक है, अब क्या बोला है, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इसी का सिग्मा करना है अपने को, सिग्मा ऑफ टी आर यानी कि x की पावर r माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और r का वैल्यू 1 से लेकर के n। तो डिनोमिनेटर में तो दोनों में सेम है, बस न्यूमरेटर में एक x की पावर r है, तो अपन क्या करेंगे, इसका सिग्मा माइनस इसका सिग्मा, तो इसको लिख लिया अपन ने सिग्मा। भाई कांस्टेंट है x माइनस 1, वो तो बाहर आ जाएगा, और ये आएगा x की पावर r का सिग्मा, r इज इक्वल टू 1 से n माइनस सिग्मा ऑफ 1। ठीक है, ये लिखा है। तो x की पावर r का सिग्मा किससे स्टार्ट है सीक्वेंस, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर n, तो कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म कितना है x अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, ये तो इसका सम, और 1 1 1 का सिग्मा कितना आ जाएगा, n। ठीक है, अब इसने कॉमन डिनोमिनेटर लेके दे रखा है, तो अपन कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, x की पावर n प्लस 1 माइनस x माइनस एन एक्स प्लस n अपॉन x माइनस 1। अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट कितना बन रहा है यहाँ पर, n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस n। ठीक है, ये बन रहा है। अब देखो मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, डिनोमिनेटर तो एक ही बात है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर या x माइनस 1 का स्क्वायर, x की पावर n प्लस 1, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी था, बस इसमें क्या दो बार सिग्मा करना है, एक तो tn के लिए खुद अपने आप में एक जो सिग्मा है, और एक sn के लिए जो खुद अपने आप में एक फिर gp बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी IIT में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप जो है एक बार एक क्विक रिवीजन हो जाए अपना ऑफ द लास्ट 5 to 10 ईयर्स ऑफ IIT JEE मेंस, और थोड़ा बहुत एडवांस का भी आइडिया, और थोड़ा सा अपना रिवीजन हो जाए, है ना, क्योंकि 5 6 क्वेश्चन अगर अपन ले रहे हैं सीक्वेंस सीरीज़ के, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हाँ भाई, लिखना चालू करो इसके अंदर। इसमें भी वही फंडा है, पावर क्या है, k प्लस 1/2, तो इसमें भी क्या होगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव करके आएंगे। लिखो 4-5 टर्म लिख करके देखो एक बार। यहाँ पर लिख लो n नेचुरल नंबर दे रखा है, n नेचुरल नंबर दे रखा है। हाँ लिखवाना, पहला वाला कितना आ रहा है, हाँ -1 प्लस हाँ बोलो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 3 6 माइनस आएगा, हाँ कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर, और 3 4 हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब तो पता चल गया अपने को, है ना, -5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पता है मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें खुद ने बोला है कि टर्म्स कितने हैं, 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि या तो टर्म 4 हैं 8 है, n का वैल्यू अगर नेचुरल है तो 4 हैं 8 हैं 12 हैं 16 हैं, इस तरह से। अब इसमें कुछ पैटर्न फॉलो करो, इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, इसको हम सिंपल करके लिख सकते हैं कुछ, क्योंकि ऐसे कितने खोपचे बन जाएंगे, n, है ना, अगर 4 एक में है तो 4n टर्म्स हैं, तो ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, n, ब्रैकेट n बनेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कुछ पैटर्न इसमें ढूंढो। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे ना, तो a माइनस बी इन दोनों से कितना आ रहा है, सेम, और इन दोनों का भी a माइनस बी कितना आ जाएगा, सेम। ऐसे लिख लें ताकि कॉमन आ जाए, तो लिखा अपन ने, तो आ रहा है 2 इंटू
1 + 3 + 2 × 2 + 4। क्लियर? तो 2 कॉमन लेकर के पूरा कितना आ गया 1 + 2 + 3 + 4। ये तो मज़ा आ गया। इसमें भी क्या है 7 - 5 ये 2, तो कितना आएगा 7 + 5 और कितना आएगा a² - b² से आएगा a - b तो हमेशा 2 और a + b 6 + 8। तो ये भी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 सब में से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बना 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश। अच्छा कितने टर्म है अंदर? अरे बेटे 4n टर्म्स है ना, 4n टर्म्स लिखे हुए हैं। ये अंदर कितने टर्म लिखे हैं 4n। तो पहले 4n नेचुरल नंबर्स का सम बताओ कितना होगा? 4n × 4n + 1 / 2 ये होगा। तो ये 2 और 2 तो काट दिया, तो कितना हो जाएगा 4n × 4n + 1 ये लिखा हुआ है। हाँ भी बताओ आगे आगे क्या होगा? अभी क्या लिखा है 4 का मल्टीपल और ये क्या लिखा है 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। तो आपको ये सोचना है कि कौन सा नंबर है ये या ये जो 4 का मल्टीपल × 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और उनमें एक नंबर क्या हो 4 का मल्टीपल हो। पहले तो ये देख लो ना 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के आसपास कौन आ रहा है। जैसे 1056 है तो मुझे याद है 1024 क्या होता है 32 का स्क्वायर। तो एक बार देख लो कहीं ये 32 × 33 तो नहीं लिखा, एक बार चेक कर लो। 1024 + 32 कितना आएगा? ये आ रहा है 1024 + 32 56। हाँ ये आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये जो मामला है क्या ये ऐसा फिट बैठ रहा है क्या? हाँ बैठ रहा है ना, n 8 के लिए बैठ रहा है, n 8 के लिए ये बैठ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है, यस इट कैन टेक द वैल्यू 1056। अच्छा 1120 सोचो, कोई 2 लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट है क्या? जैसे 33 × 34 34 × 35 देखना एक बार। भाई 35 × 2 कितना हो जाएगा 70 70 × 17 1190। तो भाई 1056 के बाद 32 33 33 34 देखना बेटा क्या आ रहा है। 33 34 भी नहीं आ रहा है तो, है ना। 34 35 अपन ने देख लिया, कितना आ रहा था 34 35 11। हाँ तो ये तो आ ही नहीं रहा लगातार कोई भी 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट, इसको तो भूल ही जाओ। 1088 ये देखना जरा भाई 32 ये भी नहीं आएगा। 32 × 33 33 × 34 33 × 34 कितना आया था है 1122। तो ये भी एक्सीड कर गया अपना, है ना। और 32 × 33 नहीं आया, 33 34 नहीं आया, तो ये नंबर भी नहीं आ सकता। तो ये देखना जरा, अरे 11 का क्यूब लिखा है। अरे मूर्ख इंसान, मैं बोल रहा हूँ 2 लगातार इंटीजर का देखो। 34 × 35 देखना, 35 × 36 देखो, 35 × 36 देखो कितना आ रहा है। 1260 आ रहा है अपना 35 × 36। तो क्या करना चाहिए अब, एक बार देखना चाहिए 36 × 37 तो नहीं आ रहा। अच्छा 1332 आ रहा है। अच्छा तो ये तो सिंगल ऑप्शन सवाल है ना, वैसे भी एक आंसर तो आ ही गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 1332 होता तो आंसर सही होता, क्योंकि ये नंबर क्या आ गया 4 का मल्टीपल और n की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये 9, ठीक है। पर ये आंसर नहीं है, यहाँ पर 1331 दे रखा है, 32 नहीं है।
वो अपने को वैसे भी दिख रहा था कि 36 इंटू 37 के आखिरी में कितना आएगा, 2 आएगा, 1 तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग n स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड n क्यूब इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन तो तुमने ट्राई कर ही लिया है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो जब भी कभी ऐसा आए तो ज़रूर इसका मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, शायद काफ़ी कम सॉल्यूशन आ रहे होंगे। और ऑप्शन भी देखो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कितने कम ऑप्शन है ना, 2 3 4 क्या है, छोटे छोटे ऑप्शन। अभी मेरे दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो ये, p प्लस क्यू देख करके सीक्वेंस सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन याद आता है, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को देख के रूट मीन स्क्वायर याद आता है। फिर एक इनइक्वालिटी याद आती है कि स्क्वायर्स का सम का एवरेज का रूट, ये नंबर हमेशा क्या होगा, RMS क्या होता है, अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है। RMS इज ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। तो ये वैल्यू उठा के पटक दिया अपन ने, कितना लिखा है, n क्यूब बाई 2 का अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 है। फिर अपन ने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके आएगा n की पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ से क्या प्रकट हो गया, n लेस देन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या, n लेस देन इक्वल टू 2। दोबारा पढ़ा सवाल को, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब 0 या उससे बड़े। तो बताओ महारथी, n अगर 2 या 2 से कम है और नॉन नेगेटिव है तो कौन कौन से इंटीजर्स आ गए, 0 1 2। ठीक है, तो काफ़ी आसान बन गया। अपने को बस क्या है, संभावना दिख गई कि 3 ही पॉसिबल सिचुएशंस हैं, वो अपन चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं कि क्या n इज इक्वल टू 0 पॉसिबल आंसर है कि नहीं है। n 0 रख करके देखा अपन ने, क्योंकि इसने बोला है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग, p और q भी इंटीजर आने चाहिए। तो n 0 दोनों इक्वेशन में रखा, पहले इक्वेशन से पाया p प्लस क्यू 0 होना चाहिए, एंड साथ साथ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। बताओ बालक, क्या ऐसा हो सकता है, p और q इंटीजर आ सकते हैं? कोई ऐसे हैं इंटीजर तुम्हारी नज़र में, कोई है? अच्छा बताओ, 0, दोनों 0, वेरी गुड है ना। p और q दोनों 0 हो जाएं तो ये इन दोनों इक्वेशंस के साइमल्टेनियस इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। तो n इज इक्वल टू 0 करेक्ट है। ओपन चेकआउट कर रहे हैं, क्या n 1 आ सकता है, रख दिया, p प्लस क्यू कितना आ जाएगा, 1, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, 1। बताओ अगेन कोई है क्या, कोई है तुम्हारी नज़रों में अच्छा लड़का जो इसको बता पाए, या तुम खुद ही अच्छे लड़के हो? अरे 1 0 आ रहा है ना, नालायक, p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 0, ये एक आंसर है, इंटीग्रल सॉल्यूशन है। हाँ भाई, n इज इक्वल टू 2 को अपन ने जांचा परखा, तो n 2 के लिए कितना आ रहा है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है क्या? बताओ कोई सॉल्यूशन शक्तिशाली, शक्तिमान, 2 2 हो जाएगा ना। p और q दोनों अगर 2 2 हो जाएं तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो यस, n 0 करेक्ट है, n 1 करेक्ट है, n 2 करेक्ट है। तो ठीक है, कितने आंसर आ गए, 3 आ गए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो मेथड 2, एक और तरीका सोचने का। भाई इसमें क्या है, अपन p और q में क्या है, एक इधर रखा है लीनियर और एक इधर रखा है p और q में क्वाड्रेटिक। तो अपन ऐसा करते हैं, कोई एक एलिमिनेट कर लेते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन से अपन ने ले लिया p का वैल्यू, p का वैल्यू कितना आ रहा है, n स्क्वायर माइनस क्यू,
ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एन क्यूब इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा एन की पावर 4 माइनस 2q n स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर q में क्वाड्रेटिक बन रहा है, वो आ रहा है 2q स्क्वायर माइनस 2q n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू 0। अब भाई अपने पास के n पर अपने को कुछ कंडीशन या कुछ रेस्ट्रिक्शन अपने को निकालना है, तो वो रेस्ट्रिक्शन अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि q अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है या रियल नंबर है, और q में क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो हम इसमें एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि q में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा, बिकॉज q इज़ अ रियल नंबर। तो भाई यहाँ पर बताओ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बताओ 4 n की पावर 4 समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एन की पावर 4 माइनस एन क्यूब, 4 4 गॉन, एन की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ रहा है एन की पावर 4 2n क्यूब, n एक तो 0 दिख गया फैक्टर से, है ना, n क्यूब से डिवाइड करके फैक्टर, और n कितना आ गया, 2 या 2 से कम। तो अगेन बात तो वही आ गई, n इज इक्वल टू 0 1 2। तो ये इस तरह का रेस्ट्रिक्शन है जिसमें n बहुत कम क्वांटिटीज़ आए। तो कई बार ऐसा होता ही है कि सवालों में अपने को दिखता है कि ये जो x है वो रेस्ट्रिक्टेड है, अब उसमें भी इंटीजर पूछ रहा है तो बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे इस केस में n अगर 2 या 2 से कम है और n इंटीजर है तो 3 ही आए, और आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि n का वैल्यू आ गया, अब इसके बाद आपको केसेस बना करके ही देखना पड़ेगा कि ये केस पॉसिबल है कि नहीं है, ये केस पॉसिबल है कि नहीं है, ये केस पॉसिबल है कि नहीं है, वो केसेस बनाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, 3 है ना, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, देखो भाई क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर करूँ माइनस, जो एक कंबाइंड इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, वो ये सही है। दिस इज द करेक्ट वन। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, -2xy, वो मेंशन करना भूल गया ऑपरेटर, पेपर में करेक्ट है ना, पेपर में करेक्ट है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन दिस, द थर्ड साइड विच इज वेरिएबल ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट -5 -1। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन सच दैट ओरिजिन इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। तो अपने को फाइंड आउट करना है, करेक्ट ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना है। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के हिसाब से काफ़ी सही सवाल है। इस सबसे पहले हमारे दिमाग का ये नज़र पड़ा अपना इस पे, है ना, ये लाइन पेयर दे रखा है इसमें, खुद ने बोला है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेटे मैंने बताया था आपको, कई सारे मेथड बताए थे लाइन को फैक्टराइज करने के, होमोजेनस, सॉरी, कोई भी 2 डिग्री अगर दे रखा है अपने को तो उसको कैसे अपन लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 चैप्टर्स में मैंने आपको ये बातें समझाई थी। जो पहला चैप्टर जब पहली बार समझाया था वो था क्वाड्रेटिक, दोबारा जब मैंने समझाया था और जब तुम्हारे दिमाग में पहली बार घुसा था ये, वो था स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, पहली बार में तो नहीं आता समझ में एकदम से, तो स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक में बताया था। हाँ भाई, तो स्ट्रेट लाइन में क्वाड्रेटिक में कौन सा मेथड बताया था पहले बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बना के? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, रूट निकाल के एक में क्वाड्रेटिक बना के, हाँ सही बात है। तो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा ना कहेंगे उसको, थोड़ा एक में क्वाड्रेटिक बना के रूट लिखना, हाँ एक में क्वाड्रेटिक बना के रूट लिखना। स्ट्रेट लाइन में क्या बताया था? फैक्टर्स करना है ना, प्योरली 2 डिग्री को फर्स्ट फैक्टराइज प्योरली 2 डिग्री टर्म्स। तो बेटे चालू हो जाओ, प्योरली 2 डिग्री टर्म्स के फैक्टर्स लिखो।
प्योरली 2 डिग्री टर्म्स के फैक्टर्स लिख करके देखो क्या आ रहा है। क्या आया भाई? ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, पहले तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। प्रोडक्ट कितना है दो नंबरों का? -3। सम कितना है? -2। तो स्प्लिटिंग करनी है और स्प्लिटिंग ऐसे हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर। फिर क्या इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो x कॉमन लेके आएगा x माइनस 3y, और इन दोनों में क्या कॉमन है? y। y कॉमन लेके क्या आएगा? x माइनस 3y। फर्दर या तो लिखें अपन इसको ऐसे x प्लस वाई कॉमन इंटू एक्स माइनस 3y। ये हो गया हमारा होमोजेनस पार्ट फैक्टराइज। अब अगला स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप। स्टेप 2 मैंने बताया था आपको कि आप ऐसा कर लो, इन दोनों के अंदर आप एक एब्सोल्यूट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो है, इंडक्ट कर दो इसमें। इसका रीज़न ये है कि हम इस टर्म, इन दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से क्या लाना चाहते हैं? ये लाना चाहते हैं। जो टर्म इन 3 टर्म्स के लिए जिम्मेदार हैं, जो टर्म्स उन 3 टर्म के लिए जिम्मेदार हैं, वो है ये, ठीक है, ये टर्म्स है। और अब जो 1 डिग्री और 0 डिग्री के लिए जिम्मेदार हैं वो आ जाएंगे अगर इसको और इसको मैं लेकर के आ जाऊं और फर्दर आपस में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो 1 डिग्री, प्योरली 1 डिग्री इंटू प्योरली 1 डिग्री क्या आएगा? प्योरली 2 डिग्री, ठीक है। अब अगला स्टेप बहुत सिंपल है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, है ना। देखो कंपेयर कोफिशिएंट, किसी का भी कर लो, y का कर लो, एब्सोल्यूट टर्म कर लो, y, ये इंटू ये कितना आएगा? C2, ये इंटू ये कितना आएगा? -3C1। और प्रोडक्ट क्या है? C1 C2 कितना है? -4। एक बार देख लेना, 2 और -2 आ रहे हैं क्या आंसर? है ऐसा ओरली दिख रहा है क्या? क्वाड्रेटिक बनाया अपन, है ना। क्वाड्रेटिक बनाना चाहो तो बना सकते हो। C1 -3 और C2 कितना हो जाएगा? 4/C1, है ना, -4/C1, ठीक। तो क्या करता मैं? एक हो जाए 2, C2 कितना आ गया अपना? 2, और C1 कितना आ गया अपना? -2। तो क्या बन रहा है? x प्लस वाई -2, और क्या बन रहा है? x माइनस 3y प्लस 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोबारा पढ़ो इसको। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन, यानी कि दो साइड है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है भाई। द थर्ड साइड विच इज वेरिएबल ऑलवेज पासिस थ्रू -5 -1। इसके लिए स्केच बनाना पड़ेगा। स्केच बनाना पड़ेगा। साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव कंबाइंड इक्वेशन। हाँ भाई, x प्लस वाई -2 है ना, इसका स्केच बनाया अपन ने इस लाइन का। तो इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 2 2 आ रहा है। हाँ, तो ये लाइन तो सिंपली ऐसे बन जाएगी। ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 है। हाँ, 2002। वेरी गुड, है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको 0 किया अपन ने, इसमें y को 0 किया तो x कितना आ रहा है? -2, x आ रहा है -2, और x को 0 किया तो y कितना आ रहा है? 2/3, y 2/3 करीब करीब यहाँ आएगा। 0, 2/3 इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। अब क्या बोला है इसने? ट्राइंगल की दो साइड पता है,
थर्ड साइड विच इज़ वेरिएबल, थर्ड साइड जो है हिल डुल रही है, पर हिलने डुलने के दौरान जो है उसका ध्यान हमेशा किसकी तरफ है, -5 -1 की तरफ है। इस पॉइंट से वो लाइन हमेशा पास कर रही है। तो बेसिकली वो जो लाइन है वो किस तरह की है, जो हमेशा एक पॉइंट से पास करती है, फैमिली ऑफ लाइंस या फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, हमेशा एक पॉइंट से पास करने वाले लाइंस। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ, पर एक बार स्केच कर लेते हैं। -5 -1 कहाँ पर आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा। एक बार इस लाइन के हिसाब से उसका पोजीशन देख लेते हैं। -5 -1, ये भाई ये कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी ना। -5 -1 के लिए इसका देख लेते हैं। तो x -5, ये तो 0 आ गया। अरे ये तो क्या है, इसी लाइन पर लाई कर रहा है। पॉइंट जो है वो -5 -1 यहीं पर है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। -5 -1 इसी पे लाई कर रहा है। अब क्या कह रहा है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ थर्ड लाइन सच दैट ओरिजिन इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर रही है, और वो लाइनें इस तरह से हैं कि अगर मान लो ट्राइंगल बनता है, हाँ वो लाइनें इस तरह से हैं कि मान लो ट्राइंगल बनता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैंने ये लाइन बनाई, तो मालिक क्या ये जो पॉइंट है ओरिजिन, क्या ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, क्या इस ट्राइंगल का ओरिजिन इंटीरियर पॉइंट आ रहा है, नो, तो गलत है। अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अच्छा अगर लाइन मैंने यूँ कर दी तो भी नहीं आएगा, यूँ कर दी तो भी नहीं आएगा। लाइन को क्या है, थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को, लिमिटिंग सिचुएशन है ना। मान लो आपने इसको जोड़ दिया इससे, किसको जोड़ दिया, -5 -1 को आपने ओरिजिन से जोड़ दिया और पटाक आगे बढ़ा दिया। इस तरह से आपने अपना ट्राइंगल बनाया, और जैसे ही आप इसे थोड़ा सा हल्का सा नीचे करेंगे, यानी कि हल्का सा यूँ करते हुए एक लाइन बनाएंगे, तो तुरंत ओरिजिन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, ओरिजिन इंटीरियर पॉइंट। ओके, तो एक लिमिटिंग सिचुएशन ये होगी कि जो लाइन है वो धीरे धीरे क्या है, लेट जाएगी, है ये लाइन मेरे सामने लेटने लगेगी, और जैसे ही ओरिजिन से पास करेगी उससे थोड़ा सा और लेट जाएगी, तो उससे थोड़ा सा और नीचे जाते ही ओरिजिन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट आ जाएगा। ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये एक साइड ट्राइंगल का, ये दूसरा साइड, और ये इस तरह से ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, थर्ड साइड। ठीक है भाई, एक बार निकालो स्लोप, -5 -1 और 0 0 को जोड़ने वाला लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये 1/5। अच्छा, अब मैं थोड़ा और नीचे गिर जाता हूँ, है ना, जैसे मैं यूँ आ गया इस तरह से, तो बताओ भाई ये क्या जो लाइन है, ये ट्राइंगल जो है ब्लू, वाइट और रेड, क्या ओरिजिन इस ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट आ रहा है, हाँ आ रहा है, आए जा रहा है। और इसको तो अपन ने और नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए यूँ करते चले गए, बस ये लाइन क्या है, इस वाइट वाली लाइन के क्या भिड़ जाए, और दो लाइनें कब तक भिड़ती चली जाएंगी भाई, इससे आप है ना, इसको नचा रहे हो आप लाइन को, तो आप जो है अगर आप यहाँ से नीचे गिरते हुए जा रहे हो, यूँ गिरते हुए जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, कब तक गिर जाओ, जब तक आप इसके पैरेलल ना आ जाओ। अगर आप जो है यूँ रहोगे, अगर इस पॉइंट से पास होने वाले अगर आप यूँ रहोगे तो भिड़ जाओगे इसके, और अगर आप पैरेलल रहोगे, यूँ तो भिड़न तो रही है, तो यूँ अगर रहोगे तो पैरेलल के केस में क्या ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल की दो साइड पैरेलल नहीं होती। तो दूसरा लिमिटिंग सिचुएशन कि ओरिजिन इंटीरियर आ जाए, वो दूसरा लिमिटिंग सिचुएशन क्या है कि ये जो लाइन है और ये जो वाइट लाइन है ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अच्छा, अगर पैरेलल के और आप घुमा दोगे और नचा दोगे, फिर तो ट्राइंगल किधर बनने लगेगा, इस तरफ, ये एक साइड और ये ब्लू, तो इस तरफ बनेगा ना, तो ओरिजिन क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो नाउ वी आर क्लियर कि जो सेकंड लिमिटिंग सिचुएशन है इट अकर्स, है ना, वो तब हो रही है जब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। इस लाइन का स्लोप देखो,
दिख रहा है, इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -1। तो m का दूसरा लिमिटिंग सिचुएशन है -1 और एक लिमिटिंग सिचुएशन क्या आया था 1/5। तो आंसर देख लो, m की वैल्यू 1/5 से होती हुई क्या है -1 या -1 से होती हुई क्या है 1/5। ऑप्शन देखो क्या है, -1 से लेकर के 1/5। ए ऑप्शन जो है अपना आंसर है। Next question, statement 1. Only one straight line can be drawn passing through origin at equal distances from the points A to 2 or B 4,0. Second statement है, only one straight line can be drawn passing through two given fixed points. इस सेकेंड स्टेटमेंट मुझे काफ़ी सरल दिख रहा है, मुंडी ऊपर, इधर देखो। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये बताओ भाई ये सही है गलत है? तो कोई डाउट ही नहीं, तो क्लियरली करेक्ट है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनसे पास होने वाली एक ही लाइन होगी, 50 लाइन थोड़ा बना दोगे। ओनली अब स्टेटमेंट 1 पर आते हैं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द पॉइंट्स। हाँ ठाकुर साहब, ये पहला स्टेटमेंट एक बार चेक करो। पहले तो पॉइंट मार्क कर लो। एक तो पॉइंट क्या है ओरिजिन, एक पॉइंट क्या है 2,2 और एक पॉइंट मेंशन किया गया 4,0। ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट। तो इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या करना है अपने को, इक्वल डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट से अपने को इक्वल डिस्टेंस। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। बेटे इन दोनों पॉइंट से अगर कोई लाइन बराबर दूरी पर है तो उस लाइन को कहते क्या हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखना जरा इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे तुम अभी है ना पहले 2,2 और है ना 4,0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम तो 2,2 और 4,0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दो। लिख ली? पता है मुझे वक्त लगता है, तो लिखो तो आराम से, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मैं कहीं कोई पार्टी में नहीं जाना, कोई मेरा फोटोशूट नहीं है, मैं कोई मॉडलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2,2 एंड 4,0। अरे कैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अरे बावले, दोनों से दूरियां बराबर कर दे एक्स वाई की। एक्स वाई कोई पॉइंट मान ले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक्स वाई कोई पॉइंट है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक्स वाई का डिस्टेंस क्या है 2,2 से, क्या होवेगा? ये होवेगा। और एक्स वाई का डिस्टेंस 4,0 से क्या होवेगा? प्लस y²। बस आ गया, ये लाइन है। x² गॉन, कितना आएगा? -4x + 4 -4y + 4 इज इक्वल टू -8x + 16। ठीक है, -8x 4x कितना हो जाएगा? 4x, ये कट गया। -4y उधर कितना आ जाएगा? 8। चला जाएगा x - y = 2। समझ में आ रहा है ठाकुर साहब? अब महारथी ये बताओ, ये जो लाइन है ना, दिख कहाँ रही है? y = x - 2। ये पॉइंट कितना आएगा? 2 पर 0 आ रहा है ना? ये ऐसी कोई लाइन आ रही होगी, बीच में पॉइंट कितना आ रहा है? 3,1 आ रहा है क्या? हाँ, खैर ये लाइन आ रही है।
अब इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट जो लाइन है, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि देर इज नो स्ट्रेट लाइन विच कैन बी ड्रॉन थ्रू ओरिजिन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। कोई लाइन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ओरिजिन से तो पास कर ही नहीं रहा, ठीक है। या अपन ऐसे सोच लेते, थोड़ा जल्दी करने के हिसाब से भी, अगर लाइन संभव होती तो ये दूरी और ये दूरी क्या होती, बराबर। अगर ओरिजिन से ऐसी लाइन ड्रॉ कर पाते तो ओरिजिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता, और ओरिजिन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता तो ओरिजिन और 2 और ओरिजिन और 4 के बीच का डिस्टेंस क्या होता, बराबर। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है, √4 + 4, और इधर आ रहा है √16 + 0। ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है। तो कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। ये ऑल कॉर्ड्स है ना। चलो भाई, अब वक्त तो चला है, अपन आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अपन यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पेपर 2 का। आई होप कि अपने को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा रिवीजन का। आपको नोट्स कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, इन पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन देख करके आपका कंप्लीट रिवीजन फॉर मेंस हो जाएगा। बाय बाय।